तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोगों का होगा हाउ फास्ट और स्लो, या शॉर्ट में कहें तो डेफिनेशन ऑफ ए स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो है, ये चीज हम लोग कैसे पता कर लेते हैं? ये पता चलता है हमें स्पीड से कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने स्पीड में चल रहा है, कितने मोशन में चल रहा है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो हियर इट इज। लास्ट के लेक्चर में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मोशन किसको कहते हैं। मोशन उसको कहते हैं, a body is said to be in motion when it changes its position, when it changes its position with respect to time, with respect to time, with respect to another body, with respect to time, with respect to time, with respect to another body। ठीक है। सो ये हम लोगों ने मोशन को डिफाइन कर लिया था। आफ्टर दैट मोशन के बाद हम लोगों ने रेस्ट को डिफाइन किया था। रेस्ट किसको बोलते हैं? विच डज नॉट चेंजेज, doesn't changes its position, does not changes its position with respect to time, with respect to time, with respect to another body। ठीक है। तो ये था मोशन, ये हो गया था रेस्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था चेंजेज इन इट्स पोजीशन। ओके, पोजीशन में चेंज होने का मतलब क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि पोजीशन में चेंज हो गया? उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। करेक्ट। हम लोगों ने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया था बाय अ मेथड कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट किसको बोलते थे? एक्स एंड वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना, या कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग क्या करते थे? इसको रिप्रेजेंट कर देते थे। करेक्ट। तो ये हो गया, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं, वो 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। करेक्ट। इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने रूम को देख सकते हो। आपका एक रूम क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं आयुष, जेड की जगह वाई हो सकता है, वाई की जगह एक्स हो सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि वाई वर्टिकल एक्सिस को भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे और आपके मानने के ऊपर है कि हम वाई एक्सिस किसको मान रहे हैं और जेड एक्सिस किसको मान रहे हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका रूम है, आप जहां पर बैठे हुए हो, और ये एक वो कॉर्नर है उस रूम का। तो इस रूम से देख रहे हो कि 3 लाइनें निकल रही होंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वाली लाइन, है ना। सो यही वो 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है। अब इस रूम के अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट रख लीजिए, ईच एंड एवरी पॉइंट कैन बी पोजीशन, या उसके पोजीशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट लाइंस, एक्स, वाई या जेड। इन तीनों के मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पर वाई इधर लिख दिया, यहाँ पर वाई इधर लिख दिया।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x, y, z, यहाँ पर y, z, x, यहाँ पर y, x। मैं तीनों कोऑर्डिनेट को जहां चाहूं वहां रख सकता हूं, ये हमारे ऊपर है ना। तो हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम लोग पूरे स्पेस को स्पेस में रखे हर एक चीज के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। 3 ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं इसको, है ना। 3 ऑर्डिनेट्स। अब हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? 1 डायमेंशनल। हमें जो पढ़ना है, किसको पढ़ना है? 1 डायमेंशनल पोजीशन सिस्टम को पढ़ना है। 1 डायमेंशनल बोले तो 1 कोऑर्डिनेट ओनली, 1 कोऑर्डिनेट ओनली। इन्हीं चीजों को सिर्फ हमें पढ़ना है। तो आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते हो। मतलब क्या हो गया कि या तो ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, या ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, या ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, या ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। सो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा उसका बार बार पोजीशन चेंज होगा, तो उसके पोजीशन को हम लोग मार्क कर सकते हैं ऑन दिस लाइन, है ना। इसको बोल दिया ये एक्स एक्सिस है ना। और एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, if it is moving like this in this direction, so it will changes its position। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग जगह हो सकता है कि अभी यहाँ पर हो एट t इज इक्वल टू 0, तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि इसका पोजीशन यहाँ पर दिखाने लगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। थोड़ी देर के बाद दिखाएगा ये कि यहाँ पर है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। स्नेक का पोजीशन एक्स वाई जेड नहीं, स्नेक का पोजीशन एक्स वाई जेड में, देखो जेड में अगर आप, क्या ही कहूं मैं, अगर आप उसका थिकनेस कंसीडर करोगे, हाइट कंसीडर करोगे तो जेड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा वो। देखो स्नेक को सिर्फ 2 डायमेंशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो कि ये हमारा एक प्लेन है, ये कुछ इस तरह का हमारा प्लेन है। अगर स्नेक का अगर आप मोटाई नहीं कंसीडर करते हो, मतलब उसका हाइट नहीं कंसीडर करते हो, मान लो तो एकदम पतला है बेचारा, लिकी लिकी, तो स्नेक आपका कैसे चलेगा? कुछ इस तरह का ये स्नेक का पोजीशन होगा, ऐसा, है ना। ये है ऐसा स्नेक का पोजीशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीसरा एक्सिस की जरूरत नहीं है ना। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? अगर मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। सो इन्हीं के बीच में मैं इनके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सी, दिस इज द पोजीशन, सी, है ना। तो आप स्नेक के पोजीशन को 2 डायमेंशन से ही रिप्रेजेंट कर लोगे। देखो आप लोग डिफिनेशन पढ़े हो ना इसका, पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज प्लेन एंड व्हाट इज 3D ऑब्जेक्ट, 3D। ये सब पॉइंट वगैरह पढ़े हो ना। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन काफी है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 या 2 डायमेंशन काफी है। एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए।
ये सब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब तुम लोग समझ में नहीं आएगा अभी, छोड़ दो अभी। क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैं ये बता रहा हूं कि आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन चाहिए होगा, आप अपने पोजीशन को ऐसे मार्क कर सकते हो किसी भी समय पर। मैंने बताया था कि ये t इज इक्वल टू 0 जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है। सो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लोग मार्क कर लेते हैं इसके पोजीशन को। ओके। और ये देखते हैं कि हमारा कब से हमने टाइम देखना स्टार्ट किया है। जब से हम लोग टाइम देखना स्टार्ट किए हैं t इज इक्वल टू 0, उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, है ना। और यहाँ पर हमने जो रेफरेंस पॉइंट माना है, इसको किसको माना है, ये ओरिजिन को माना है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर आप खड़े हो उसी को हमने मान लिया है रेफरेंस पॉइंट। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि दैट इज डिस्टेंस इज नथिंग बट द actual path traveled by body. Distance is nothing but the actual path covered by body, covered by body। मतलब एक आदमी जिस रास्ते पर चलता है, चाहे वो सीधा हो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, किसी भी रास्ते पर हो, उस रास्ता का जो लंबाई होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी इस रास्ते पर चलते हुए जा रहा है और ये कुछ ऐसा चलता हुआ गया है, रास्ता ऐसा दिखने में ही है, टेढ़ा मेढ़ा है ही रास्ता, है ना। तो ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, फिर बी गया होगा, फिर ऐसा सी आया होगा, फिर डी गया होगा, फिर ई गया होगा, और फिर ये फाइनली पहुंचा हो गया फाइनल एफ पोजीशन पर। सो ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ये पूरा लंबाई, लेंथ ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा जो लंबाई है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसी रास्ते पर गया है, इसी का लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इसके लेंथ को कहेंगे डिस्टेंस। जबकि हम लोग ए पॉइंट और एफ पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ए पॉइंट और एफ पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, और ये जो बनेगा रेड कलर का, ए से लेकर के एफ तक, दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। करेक्ट। सो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को क्या मैंने लिखवाया था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट, displacement can be defined as the shortest distance। इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन था, ए और एफ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final, initial and final position। ठीक है। एक आदमी जहां से मूव करना स्टार्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन,
और जहां तक पहुंच जाता है फाइनल डेस्टिनेशन, आखिरी, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल पोजीशन। ये तो सिंपल है, इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ डाउट है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या, आप बताइए। मान लीजिए कि ये हम लोग पाथ ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह का एक पाथ है, ठीक है, ये इस तरह का कुछ पाथ है, और एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये ए पॉइंट है, ये चलते चलते इधर से गया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये चलता चलता यहां से चला गया, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जो ये पाथ ट्रेवल करेगा, जो ये पाथ ट्रेवल करेगा, मान लीजिए कि ये सी है, इधर कुछ मैंने मान लिया, डी पॉइंट इधर कुछ मैंने मान लिया, ई पॉइंट इधर कुछ मैंने मान लिया, एफ पॉइंट। सो जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, that distance will be equals to, distance will be equals to length of path, length of path A, C, D, E, F, B, ये डिस्टेंस होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, displacement will be length of a straight line, length of a straight path कह सकते हो, straight path या straight line कह लीजिए, straight line joining A and B, यही है हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ए क्या है, ए है इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल, और यहां पर बी क्या है, तो बी है फाइनल पोजीशन। देखो डिस्टेंस दिया होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है। अगर सिर्फ आपको डिस्टेंस दे दे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, जब तक कि आपको उसका ये पाथ पता नहीं है कि पाथ कैसा है ना, अलग अलग वैल्यू हो सकता है उसका, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये कब निकाल सकते हैं, जब बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जब बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। याद करिए लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ए पॉइंट से बी, ए से चलना स्टार्ट किया और आपका रास्ता ही ऐसा हो, एकदम स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल आपका जो रास्ता है चलने का ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ पता है तो कैसे निकालेंगे, पाथ पता है तो टेप ले लीजिए और नापना स्टार्ट करिए, वैसे आप डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। और जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हो कुछ, ये सब जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, डायमीटर, रेडियस वगैरह वगैरह कुछ जानते हो, नहीं जानते हो? डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस नहीं निकाल, लेकिन डिस्टेंस से तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं का, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहीं पर एग्जाम्पल देखिए ना, ए सी डी ई एफ, अगर मैं यहां से ए से बी तक का अगर मैं डिस्टेंस एज्यूम कर लो, लेट से एग्जाम्पल की ये कुछ 100 किलोमीटर है, लेट से इट इज 100 मीटर ही है मान लीजिए, तो क्या आप ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर ये कौन सा जियोमेट्रिकल शेप बन रहा है एक्चुअल में, है ना। आप डिस्प्लेसमेंट तभी निकाल सकते हो जब इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है,
आप ये तभी निकाल सकते हो, है ना, प्रॉपर शेप दिया हो तब आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप देखिए, आप जैसे जैसे आगे जाओगे, क्लास 9th में जाओगे तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसके बारे में जानते होगे। कि ये मान लीजिए कि एक आदमी ए से स्टार्ट किया और बी पोजीशन पर पहुंच गया ऑन ए सर्कुलर पाथ। ए से स्टार्ट किया और बी पोजीशन पर पहुंच गया, दिस इज पोजीशन बी। यस आयुष, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब मान लीजिए कि देखो, ए से स्टार्ट किया, ऐसा गया और बी पोजीशन पर पहुंच गया, है ना, और आपको बोला गया, अगर आप लोग जानते हो, क्योंकि मयंक ने मुझे मैसेज किया कि यस आई नो सर्कल रेडियस और ये सब मैं जानता हूँ। अगर अगर आपको बोला गया, आपको पता है कि दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ this circle is 7 मीटर, is 7 मीटर। आपको पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है डेट इज अराउंड 7 मीटर है। ओके, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये अपने को फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज एन सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। नो आयुष, डिस्टेंस आपका 14 नहीं हुआ, यही तो गलती कर दी है यहाँ पर। डिस्टेंस क्या है? यस मयंक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक का जाने के लिए जो स्ट्रेट पाथ फॉलो किया गया, अगर ये सेंटर है आलोक, अगर ये सेंटर है तो रेडियस 7 मीटर इधर होगा, ये रेडियस 7 मीटर इधर होगा, तो टोटल हो गया कितना? बिल्कुल बिल्कुल मयंक, जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो इस क्वेश्चन में आप देख करके बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी लेंथ ऑफ डायमीटर ए बी, लेंथ ऑफ डायमीटर ए बी, ठीक है, ए से बी तक का, और वो कितना हो जाएगा? 7 + 7 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, 14 मीटर। जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लीजिए सी, लेंथ ऑफ पाथ ए सी डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं किसे, अगर पूरा सर्कल होता तो क्या होता? पाई इंटू आर होता। पूरा सर्कल होता तो क्या होता? 2 पाई आर होता। क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? पाई इंटू आर के बराबर, एंड दैट विल बी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 मीटर। सही है मयंक आपका? सो दिस इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस। अब देखो, यहां पर हम लोग को अगर दे दिया जाता है कि 22 मीटर, ये एक सेमी सर्कल है, अगर आपको ये बताया जाता ये एक सेमी सर्कल है और डिस्टेंस ट्रेवल किया है 22 मीटर, तब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब मुझे रेडियस पता चल जाता, रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर लेते। लेकिन हमें जब यही नहीं पता है कि इस पाथ का शेप कैसा है, फॉर इन दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या आपको कोई रेगुलर शेप नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, ये जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा गया अपना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्टेंस बता भी दूं, आपको शेप नहीं पता है रेगुलर, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? मुश्किल है कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को?
Is it okay? Everyone, if this point is clear? Everyone, आयुष, क्या ये बात समझ में आई? अरे यार हाँ ना बोलो, कुछ समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़े फिर। आलोक, आलोक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा बाद में, तो मत बोलना कि नहीं आया। चलिए, नो रेस्पॉन्स। ओके, आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि नोट मैंने क्या लिखवाया था, जो हमारे सिलेबस में है, वो क्या है कि जो हम लोग को चूंकि पढ़ना क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, when object moving on a straight path, when an object moving on a straight path, then when object moving on a straight path, then distance will be equals to displacement. तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्लास 7th में, है ना? हमें क्लास 7th में इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही स्ट्रेट लाइन है। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा कहाँ से आएगा? स्ट्रेट लाइन से आएगा। तो वहां पर आपको हमेशा क्या एज्यूम करना है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? है ना? तो जब तक आपको कहा ना जाए, ओके, ओके, अभी ठीक है क्या आयुष? इज इट फाइन? चलिए, सो मैं ये बोल रहा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, देन डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा सारा का सारा जो मोशन होने वाला है, दैट विल बी अ स्ट्रेट पाथ। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज स्पीड, हाउ फास्ट एंड स्लो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ फास्ट एंड स्लो। हाउ फास्ट एंड स्लो, कोई चीज कितना फास्ट है, कोई चीज कितना स्लो है, ये चीज हम लोग कैसे पता चल सकते हैं? ये चीज का हम लोग को ऐसे पता चलेगा, when a object changing its position very rapidly, then it will be called as fast. When object changes its position took a very long time, then it is slow. तो उसी को बोलेंगे ना
जिसका पोजीशन जल्दी जल्दी बदले, जिसका पोजीशन तेजी से बदले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो फास्ट है। जिसका पोजीशन धीरे धीरे बदले, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो स्लो है ना। अब चेंज इन पोजीशन, जब पोजीशन बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो डिस्टेंस कहते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दिस कैन बी, हाउ फास्ट और स्लो, दिस कैन बी डिसाइडेड बाय, है ना। मैं इसका आंसर में लिख सकता हूं, आंसर फास्ट, फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी determined by, determined by rate of change of, rate of change of position। मतलब एक ऑब्जेक्ट वो कितना जल्दी जल्दी अपना पोजीशन बदल रहा है, उस चीज से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो है ना। सो हियर इज टर्म and there is a specific physical quantity, there is a specific physical quantity, there is a specific physical quantity to represent represent नहीं कहिए उसको, to there is a specific physical quantity to determine rate of change of position, rate of change of position, named as speed। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी अपने पोजीशन को बदल रहा है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड में, कितना जल्दी जल्दी उसका पोजीशन बदल रहा है, इस चीज को हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है स्पीड। तो स्पीड का एक डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड। स्पीड इसे कहते हैं, देखिए स्पीड का सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही आसान। मैं इसका 2-3 डेफिनेशन बताता हूं। पहला डेफिनेशन ये है, स्पीड कैन बी defined as the time rate of change in position, time rate of change in position और डिस्टेंस। मैं पोजीशन कहूं या डिस्टेंस कहूं, बात एक ही हो गई है हमारे लिए, है ना। क्योंकि जब पोजीशन बदलेगा
तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ ही जाएगा, ये श्योर शॉट है। तो आप पोजीशन कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, ऑलमोस्ट सेम है। तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस, या सिंपल शब्दों में कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने बताया था रेट का मतलब, मैंने बताया था कि रेट किसको कहते हैं। सिंपल सा, अगर हम लोग बाजार में अगर जाते हैं, हम लोग पूछते हैं किसी ऑब्जेक्ट का रेट बताइए, इसका मतलब क्या है, दैट इज व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट रेट। अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर रेट का मतलब हम लोग पूछते हैं कि कितना रुपया लगेगा। हम लोग फिजिक्स में अगर रेट की बात करते हैं, रेट की, तो हम लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा। सो कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में इस टाइम को लिख दिया जाता है, दिस इज टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज, कहीं कहीं लिख दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिकली दिस इज टाइम रेट। ओके, ये ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। अगर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन अगर मैंने बोल दिया तो ऑटोमेटिक है, ये समझ जाइए कि मैं क्या बता रहा हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये बात आई समझ में? तो सिंपल लफ्जों में कहें, सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, स्पीड कैन बी डिफाइंड एट द रेट ऑफ change in the rate of change in position or distance is called speed। ठीक है, अब जो पोजीशन में चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो पर यूनिट चेंज, देखो यूनिटरी मेथड, चुका चुकी कहते हैं उसको हम लोग हिंदी मीडियम में, हाँ, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड कहते हैं। कि अगर अगर आपको पता है कि 5 एप्पल का प्राइस है, 5 एप्पल का प्राइस है लेट से 20 रुपीज, RS20, सो 1 एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, यह सब लोग हम लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इतना डिवाइडेड बाई 5 कर दें, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिटरी मेथड, यही होता है ना। और ध्यान से देखिए तो ये क्या हो गया, 4 रुपया पर केजी, इसको यही बोलते हैं 4 रुपया पर केजी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं रेट। यस आलोक, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट, इसी को बोलते हैं ना रेट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने रेशियो निकाल दिया। यहाँ पर भी सेम चीज है, हमें क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन निकालना है, रेट मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस निकालना है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि लेट, एग्जाम्पल लेट our bus covers 30 meter in 5 seconds। let a bus covers 30 meter in 5 seconds, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स कि बस का पोजीशन जो है वो 30 मीटर चेंज हो गया, कितने देर में, 5 सेकंड में। तो यही वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं ना कि सिंस इन 5 सेकंड, हमें क्या निकालना है कि 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, रेट निकालना है अपने को। तो सिंस 5 सेकंड ये कितना होता है, 30 मीटर, 5 सेकंड में कितना चेंज कर पा रहा है, 30 मीटर। सो इसलिए हेंस
इन 1 सेकेंड कितना होगा, इन 1 सेकेंड, दिस इज नथिंग बट 30 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड, तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। यही तो रेट है। यहाँ पर क्या था, रुपया पर केजी, यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें एक यूनिट किसको मानना है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। इसी को तो हम लोग कहते हैं स्पीड। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने किया कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, यहां से अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया स्पीड। तो कहने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला कैसे बनेगा कि स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड को, मैथमेटिकली स्पीड कैन बी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पीड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए स्पीड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्मूला है आपके लिए, ये कहने के लिए फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला कुछ है नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या है ये, यूनिटरी मेथड है। हमसे क्या बोला गया है, रेट निकालिए, और ये सिर्फ यहीं पर वैलिड नहीं है, ये सब जगह वैलिड है। ये जो मेथड है यूनिटरी मेथड वाला, इसको आप लोग मैथ्स में अच्छे से पढ़िएगा, यूनिटरी मेथड, क्योंकि ये सब जगह वैलिड है, बहुत जगह काम आता है ये, आगे भी आपको 11th 12th में भी काम आएगा यूनिटरी मेथड, है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद कर लीजिए। सॉरी, आई होप याद भी होगा पहले से, ये सब इतना तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं ऊपर ऊपर, और बेसिक चीज नहीं समझ पाते हैं, ऊपर ऊपर सब याद रहता है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन कैसे लिखा जाता है ये हम लोग जान चुके हैं। डिस्टेंस इज नथिंग बट, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और पोजीशन कैसे काउंट किया जाता है, पोजीशन कैसे मार्क किया जाता है, पोजीशन कैसे रीड किया जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना। मोस्टली आपका काम हो चुका है। अब अपन लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ है नहीं, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है ट्रिकी आप लोगों के लिए। यहां से जब आप गाड़ी पर निकलते हो, यहां से जब आप बस पर बैठ करके जाते हो, लेट सपोज कि आप बेगूसराय से पटना जा रहे हो, तो आप क्या ट्रैवल कर रहे हो, मतलब क्या आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट, आप क्या ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बस में बैठ करके जा रहे हो, आप बस में अगर बैठ करके जा रहे हो, ओके हेलो, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर बेगूसराय से अगर हवाई जहाज उड़ता, सपोज उड़ता नहीं है, पर अगर हवाई जहाज उड़ता, तो बेगूसराय से पटना जाने के लिए हवाई जहाज में जो आप सफर करेंगे, वो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट। यस मयंक, वेरी गुड। ये बात आप लोगों को समझ में आया, आसान है कि आप जो बस पर ट्रैवल करोगे, आपका रास्ता जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, इधर उधर, है ना। तो बस जिस रास्ते पर ट्रैवल करेगा, बस जिस रास्ते पर ट्रैवल करेगा, उस रास्ते का मेजरमेंट हम लोग लेंगे, दैट इज डिस्टेंस।
लेकिन अगर वहीं पर एक फ्लाइट से उड़ा और यूं गया ढाई से एकदम पटना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस का। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, यूनिट ऑफ स्पीड। अच्छा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? ये हमने लिखा था ना, लास्ट क्लास में लिखवाया हो क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बोलो बोलो। नहीं लिखवाया था क्या? यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम लोग डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? यस यस मैन, उसी को तो यूनिट कहते हैं ना। और स्पीड किस में मेजर करते हैं? अगर स्पीड किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, नॉट इन सेकेंड। सो स्पीड का अगर यूनिट ऑफ स्पीड निकाला जाए तो डिस्टेंस मीटर और टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड। सो यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको अगर डिटेल में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या आप लिख सकते हो इसको शॉर्ट में, हम लोग इसको लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज एसआई यूनिट। दिस इज एसआई यूनिट, है ना। अदर यूनिट्स आर, अदर यूनिट क्या क्या हो सकता है इसका? अदर यूनिट्स आर, अब जो कि ये देखो बहुत छोटा सा हो जाता है ना, छोटा सा स्पीड हो जाता है। तो अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर, है ना। So there is a conversion between meter per second and kilometer per hour, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, हम लोग कितना मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? कैसे चेंज करेंगे इसको? देखिए सिंपल सा तरीका है, यहां पर किलोमीटर है, किलोमीटर, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? देखो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही हो गया ना, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1000। यस यस मैम, दैट इज 1000 मीटर। और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 3600। सो हियर इट विल बी 3600। आलोक, क्या ये समझ में आ रहा है? 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया 5। सो मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा इधर अच्छे से लिख देंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार कन्वर्जन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इसी का वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 1 मीटर पर सेकेंड,
1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना किलोमीटर पर आवर। इसी को उल्टा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 18 चला जाएगा ऊपर और 5 से डिवाइड हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। 18 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसी को उल्टा कर दिया, तो ये भी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट? ये याद कर लीजिएगा, दोनों याद होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए, एक बस है जिसका स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड इन मीटर पर सेकंड कितना होगा? इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ये हमें बताइए। इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा? कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आपको दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड? यस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। आलोक, आपका आंसर क्या होगा? मयंक का आंसर आ गया है। आलोक कैसे किया? आलोक कैसे किए? अनम्यूट करके बोलिए, कैसे किया आपने? सर डिवाइड करके। किससे? 54 किलोमीटर का हो जाएगा 54,000 और इसका आवर्स आवर्स 36,000, इसको डिवाइड कर दो। ओके, 54,000 and then divided by what? 3600, बराबर 3600। तो 2 शून्य से 2 शून्य, ये कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल आउट किया, किससे? चलो 4 से करते हैं, तो 4, ये 1 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 4 25 20, 135 डिवाइडेड बाई 4, 4 9, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा ना, यहाँ पर 9 आ गया। ओके, और 9 से ये कितने बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा? आगे तो चेक नहीं किए होगे ना? हाँ, चलो देखो, एक डिविजिबिलिटी का नियम बताता हूं, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि नहीं? 15 आएगा तो डायरेक्ट 15 लिख देते ना। और ये फॉर्मूला किस दिन काम आएगा आलोक भाई? ये फॉर्मूला किस दिन काम आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो डायरेक्ट ये भी तो कर लेते ना, इसके आगे डायरेक्ट कर लेते हैं। 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18, 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15, तो डायरेक्ट आ गया ना आंसर 15 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, अच्छा, लेट्स कन्वर्ट, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल करिए। लेट्स कम टू द
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड into किलोमीटर पर आवर into किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकेंड into किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड into किलोमीटर पर आवर। आया क्या? वेरी गुड। आलोक 18/5 आया क्या? कैसे आ गया? हम लोग या तो मीटर को बदल देंगे किलोमीटर में, है ना, या डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला क्या बोलता है? डायरेक्ट फार्मूला बोलता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 18/5 से। दिस इज 5 5 जा, और ये हो गया 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 में आ रहा है ना आलोक? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? दिस इज 90 नहीं, मीटर को आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 आ जाएगा। याद रखिए ये, अगर आप 1 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर, है ना। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आवर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3600 आवर हो जाएगा, इतना। सो अब सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करेंगे। ये अगर ये आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600, so it will become 3600 डिवाइडेड बाय 1000, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये सिंपली कितना हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 90 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड, अभी देख रहे हो कि किलोमीटर पर आवर इज ए स्मॉल यूनिट, जबकि मीटर पर सेकंड क्या है? एक बड़ा यूनिट है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा देखो नोट लिख लो। हमें लगता होगा किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन देख लो 90 किलोमीटर पर आवर कितने के बराबर है? मात्र 25 मीटर पर सेकेंड। ये तो वही हो गया ना कि 100 रुपया कितने के बराबर है? $1 के बराबर। तो बड़ा कौन हो गया? डॉलर, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट वर्ड। नोट ये है कि किलोमीटर पर आवर इज a smaller unit than मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर क्या है? एक छोटा यूनिट है, कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। कुछ स्टैंडर्ड स्पीड के बारे में आप लोग जानते हो क्या?
सम स्टैंडर्ड स्पीड जिसके बारे में आपको पता होगा। सम नोन स्पीड, सब नोन स्पीड जिसको लोग पहले से कैलकुलेट करके निकाला है, और आप बोल सकते हो और कॉमनली नोन, तो ठीक है आप इसी से समझ जाइए। सब नोन स्पीड जो है, जो पूछा जाता है बहुत बार, वो है पहला स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? ये आपको ढूंढना है, मैं अभी बताऊंगा नहीं। स्पीड ऑफ लाइट यूनिट ध्यान से देखना जरूर। और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड in air, in iron। अब बोलोगे ये कहां से ढूंढेंगे? इंटरनेट का इतना इस्तेमाल करते हो, मोबाइल का ढूंढ के लिख लेना और फिर मुझे बताना क्या है। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, दिस इज द होमवर्क। और स्पीड ऑफ साउंड ये कितना होता है, ये हमें बताइएगा एयर में और लोहा में। और फिर आप देखिएगा कि किसमें साउंड का स्पीड ज्यादा होता है ना। विच वन इज फास्टर इन एयर और आयरन। इवन आप वाटर में भी निकाल सकते हो, वाटर में भी दिया रहेगा, और फिर तीनों में पता कर लीजिएगा तीनों में से ज्यादा किसमें होगा। आई होप कि ये क्लास क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीवन हैज डाउट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल। ओके, मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दूंगा और वो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, किसी को डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ कुछ भी है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। एनीवन? मयंक, हेलो? ओके, लेट्स एंड हियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप एंजॉयिंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।